लोगों की छोटी जो इसको देख के बैठे हैं, मुझे मालूम है कि ये जो सब्जेक्ट है इस किताब के वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, पॉलिटिकली इंटेलिजेंट ये सब है। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों ने praise the book and criticize it, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो फिर मुझे बहुत खराब लगा जब मंडल जी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ क्लेम किया कि मैं अम्बेडकर बाबा साहब को दुनिया को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो पहला वाला कॉन्ट्रडिक्शन आपने बोला कि बहुत लाखों के हिसाब से एनहाइलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे दलित पब्लिशर ने पब्लिश करके भेजा है और बड़े बड़े दुकान में, बुक शॉप्स में, जहाँ पे सवर्ण लोग जाते किताब खरीदने के लिए, वहाँ नहीं मिलता है। यही था मेरा कहने का मतलब, और यही था मैंने जो कहा है। और इसीलिए और एक और चीज़ है कि जब कोई इंट्रोडक्शन लिखते हैं किताब के, इसका मतलब नहीं होता है कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन टू द वर्ल्ड। जैसे हिंद स्वराज के बारे में कोई इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि लोग समझ लें कि गांधी को कोई नहीं जानते हैं इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करती। इंट्रोडक्शन का मतलब कुछ और है। और इस किताब का इंट्रोडक्शन, जैसे आपने कहा है कि हजारों एडिशन है, हजारों लैंग्वेज में है, ये एक और है। ये नहीं है कि ये सिर्फ एक है और अरुंधति रॉय ने लिखा है, ऐसा नहीं है। हजारों में से एक किताब, एक एडिशन का एक इंट्रोडक्शन है, दैट्स ऑल। दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगी। एक तो मंडल जी ने गेज के बारे में बोला है, ये बहुत अहम बात है। उन्होंने कहा कि आप गेज को बदल दीजिए। इस किताब में आज के ज़माने में ये एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है कि जैसे कि हमारा रियल रूलर कौन है। हमारे जो रियल रूलर है वो हमारे कॉर्पोरेशन है, अंबानी है, अडानी है, रुसल है। उनका जाति को लेके किसी ने कोई स्टडी नहीं किया है, सब बनिया है, सब बनिया है। तो मैं भी ये कहती हूँ कि बनिया स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 20% लोग 80% पर राज करें। 3% लोग, एक छोटा सा जाति पूरा हमारे देश पे रूल कर रहे हैं। वो बड़े कॉर्पोरेट्स भी है, अकाउंटेंट्स भी है, वो गांव के जो मनी लेंडर्स भी है। तो जाति और कॉर्पोरेट जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है, इसमें लिखा है कि दोनों मिलके एक अजीब सा अलॉय बना है। सो कास्ट एंड कैपिटलिज्म हैव मोल्डेड इनटू एन अलॉय। So there is a really big chapter, I mean a big portion of this book, which is actually turning the page and saying कि हम हमेशा, why are we only talking about oppression? Let us look at the people who are oppressing and how they have come to be in this place. और इसमें ये भी नहीं है कि गांधी और अम्बेडकर को कंपेयर करें। सही है कि जब बाबा साहब ने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट पहले लिखा, उसे ज़्यादा गांधी का विषय नहीं है, लेकिन पहला the first person to respond to the एनहाइलेशन ऑफ कास्ट was गांधी। उन्हें गांधी ने जवाब दिया, उसका जवाब में बाबा साहब ने जवाब दिया, तो एक बहस बन गया। तो दिस वाज द स्टोरी। और इसमें कंपैरिजन इतना नहीं है, एक कहानी है कि कैसे एक लिबरल सेवियर के जो रूप में how Gandhi prevented the main thing he prevented, the main difference was the right to representation। पूना पैक्ट में हो या यहाँ से अभी तक जो हमेशा गांधी राउंड टेबल 1930 में वो गांधी ने जाके लंदन में कहा
I represent all of India's untouchables in my body, in my person. And the whole fight was how to prevent people from representing themselves politically. So this is the story of that. ये कंपैरिजन नहीं है कि गांधी ने कहा, अम्बेडकर ने कहा, ऐसा नहीं है। ये कहानी है कि हमारे जो आज़ादी की लड़ाई में कैसे एक पूरा कम्युनिटी को अपने आप से रिप्रेजेंट करने से इनकार कर दिया, जो जिसका क्योंकि जैसे उन्होंने कह रहे हैं अभी पूना पैक्ट के बाद ही हुआ ना कि अभी because of the population distribution it is not possible. अभी मुमकिन नहीं है कि जितना भी दलित का जो समूह है लड़े उनको कभी मेजॉरिटी नहीं मिल सकते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी में नहीं है। तो ये पूरा जो साजिश है वो कैसे हुआ है इसका कहानी है इसको। लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मंडल जी आपने कहा कि मुझे सिविल क्रिश्चियंस को देखना चाहिए, उनका कहानी देखना चाहिए। एक्चुअली मेरा पहला किताब लॉरेंस मॉर्टिन के बारे में है और आप पूरा नहीं मानेंगे कि मतलब हाँ हो सकता है कि मैं सवर्ण हूँ और आप नहीं, लेकिन आप पुरुष हैं और मैं स्त्री हूँ और हमें तो पुरुष से लेक्चर मिलते रहते हैं कि क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे मैं पॉलिटिकली लिखना शुरू किया तो सबसे पहले सारे जो बड़े बड़े कॉलेज के ब्राह्मण पुरुष मुझे लेक्चर देने लगे कि आप ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं, वैसा नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा अरे ठीक है, अब आप अपना जो लिखे लिखिए और मैं मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाथ से। लेकिन गॉड स्मॉल थिंग्स जो किताब है जो मैंने लिखा उसमें पूरा एक बहुत डीप क्रिटिक है सिविल क्रिश्चियन जैसे कास्ट को प्रैक्टिस करते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जैसे उनको साथ देते हैं। और जब वो किताब निकला सबसे पहली चीज ये हुई कि मेरे खिलाफ 5 मतलब मेल लॉयर्स मेरे खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल किया। उन्होंने कहा दैट दिस बुक इज करप्टिंग पब्लिक मोरालिटी और उनका इतना गुस्सा था जात को लेके इस किताब में क्या लिखा था। आज भी मेरे गांव में सिविल क्रिश्चियन लोग मुझसे गुस्से में हैं, वो कहते हैं आप ये अश्लील किताब कैसे लिख सकते हैं। और वो क्रिमिनल केस था 10 साल के लिए चला मेरे खिलाफ, 10 साल के लिए कोर्ट में जाना पड़ा और मतलब सारे लोग इकट्ठे होते थे मेरा बेइज्जती करने के लिए। और इसका गुस्सा ये भी था कम्युनिस्ट पार्टी was furiously हुई, उन्होंने पूछा कि इसको बैन कर दो क्योंकि इस किताब में ये लिखा था कि कम्युनिस्ट लोगों को बिल्कुल जाति के बारे में समझ नहीं है। अभी 20 साल के बाद केरला में जो कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर है वो ब्राह्मण नहीं है 20 साल के बाद। तो अब मुझे एक चिट्ठी आया कि आप अभी आके हमारे सभा में कुछ लेक्चर दीजिए कम्युनिस्ट पार्टी का, जबकि वो बहुत सालों से बैन के लिए पूछ रहे थे इस किताब का। तो ऐसा नहीं है कि हमें अचानक, जैसे मैं भी गांव में बड़ी हुई थी, छोटी सी गांव में केरला के, और मेरे चारों तरफ ये था। और मेरी माँ जिनका जिक्र उन्मेश जी ने किया, उन्होंने बाहर शादी किया था और फिर डिवोर्स किया, वापस आ गए। सिविल क्रिश्चियन लोग ने जब से मैं 3 साल की थी मुझसे कहती थी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, हमें एक बार भी किसी के घर में नहीं बुलाते थे। तो हाँ, मैं दलित में थी लेकिन मैं समाज से बाहर थी। तो मतलब हमें इतना कट्टर और
एक्चुअली एक दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। किताब में क्या लिखा है उसको लेके हम देख सकते हैं। और लास्ट में जैसे उर्मिलेश जी ने कहा भगत सिंह और अम्बेडकर का निश्चय, एक्चुअली इस किताब का लास्ट पैराग्राफ में यही ख्वाहिश है, क्योंकि इस किताब में ये भी है हिस्ट्री, जैसे अम्बेडकर और गांधी के साथ लड़ाई कैसे हुआ था। फर्स्ट मिल वर्कर स्ट्राइक में अम्बेडकर ने कहा फर्स्ट you have to have the unity of laborers, क्योंकि वहाँ मिल्स में दलित लोगों को और सवर्ण लोगों का अलग सा सैलरी स्ट्रक्चर था, तो उनको कम पैसे मिलते थे और डांगे ने ये बात नहीं माना, वहाँ से ये रिस्क शुरू हुआ है। लेकिन अभी आज के माहौल में देखिए कि ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी जो आ रही है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें अगर आपके पास अगर के रूप में सबको बाहर धकेलना चाहते हैं, जो कुछ भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो वापस कॉर्पोरेशन के हाथ में जा रहा है। कॉर्पोरेशन कौन है? सब बढ़िया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज, अगर हम दोनों चीज के साथ साथ नहीं लड़ते हैं तो एनहाइलेशन ऑफ स्टार्स वो दीजिए हमारा ही एनहाइलेशन हो जाएगा, मतलब एनहाइलेशन ऑफ अस ऑल। तो इसीलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये नहीं मानती कि ये मेरा किताब है, क्योंकि जो उपन्यास मैंने लिखा है वो लेकिन इसमें बहुत से गांधी का, अम्बेडकर का जो लेख है, जो अपने शब्द है, उसको लेके हमें एक ट्राई टू सी कि कैसे इतने सालों के बाद भी हमारा हालत ऐसे। और अफसोस की बात ये है कि उन दिनों में जब पता पुलिस आता जाता है, लेकिन हमारा ये मैं ये सोच रही थी कि उन दिनों में भगत सिंह थे, बाबा साहब थे, मौलाना आजाद थे, गांधी थे, नेहरू थे, सब लोगों ने इतने लंबे 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 किताब लिख डाले, जो हम आजकल पढ़ते हम अपना इतिहास को रिविजिट कर सकते हैं। आज के दिन में एक भी नेता नहीं है जो कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो गया हम लोग? ये बहुत अफसोस की बात है। अरुणति जी, धन्यवाद जी आपको। उसके बाद चाय है और किताब आ रही है बाहर, जो साथी लेना चाहते हैं अरुणति जी साइन करके देंगे किताब। लेकिन धन्यवाद ज्ञापन से पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक गाना है और सरिता साहब और उनकी पूरी टीम है और कबीर गुड़िया उनके गाना है। आप सबसे आग्रह है कि 5 मिनट बैठे, उसके बाद गाना सुन के हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे। हम लोग चलते हैं नीचे। चलिए भाई से मिलूंगा, इनका फैन है। अच्छा, ये तेलंगाना से नदीम भाई, रूपा जी हैं, तेलंगाना में एजुकेशन ऑफिसर रही है, रिटायर्ड हैं। और आइए, नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।